अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम असद है और आज के इस वीडियो लेसन में मैं आपके साथ CSS स्प्राइट्स को डिस्कस करूँगा। CSS इमेज स्प्राइट्स को सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं, देखते हैं कि ये एक्चुअली चीज़ क्या है। ये एक बहुत सिंपल सी चीज़ है। एक बड़ा इमेज होता है और आप अपने छोटे छोटे जो इमेजेस हैं उनको उस बड़े वाली फ़ाइल पे सेव कर देते हैं, बड़े वाली इमेज पे सेव कर देते हैं। आप कह सकते हैं कि एक ऐसी इमेज की बड़ी फ़ाइल जिसके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे से इमेजेस हों, उसे CSS इमेज स्प्राइट्स कहते हैं। इसका यूज़ कब होता है, कहाँ होता है, वहाँ तक जाने से पहले मैं कुछ और चीज़ें आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। लेट्स सपोज़ हमारे पास ये जो इमेज यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये इमेज मुझे मेरा क्लाइंट देता और वो मुझसे ये कहता कि तुम मेरी वेबसाइट बना रहे हो और ये वाले जो इमेजेस हैं, मेरा एक ग्राफिक डिज़ाइनर है, मैंने उससे रेडी करवाए हैं, उसे बनवाए मैंने, और तुमने इन इमेजेस को यूज़ करना है मेरी वेबसाइट पे। जहाँ जहाँ आइकन्स की ज़रूरत होगी तुमने इनको यूज़ करना है। तो अगर मैं एक न्यूबी होता, मतलब मैंने नई नई वेब डिज़ाइनिंग सीखी होती, तो ऐसा हो सकता था कि मेरे ज़हन में जो आइडिया आता वो ये आता कि मैं इन तमाम के तमाम इमेजेस को स्प्लिट कर लूँगा। मतलब फेसबुक वाला इमेज है, इसको स्प्लिट कर लिया, इसको फिर फेसबुक डॉट जो भी इसकी एक्सटेंशन बनती है इसकी फेसबुक के नाम से इसको सेव कर दिया, और बाकी के भी तमाम इमेजेस को उनके नामों के साथ सेव कर दिया और इन इमेजेस को मैंने वेबसाइट पे लगा दिया। मेरा काम बिल्कुल ठीक हो गया, इमेजेस प्रॉपरली डिस्प्ले हो गया। लेकिन अब देखें हुआ क्या असल में, उसको देखते हैं। कितने इमेजेस लगाए मैंने, पहले इमेजेस देख लेते हैं कितने हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, टोटल 20 इमेजेस हैं। मैंने 20 की 20 इमेजेस क्लाइंट की वेबसाइट पे लगा दिए। अब हुआ क्या, ये 20 इमेजेस जो हैं इनको लोड होने के लिए कितनी रिक्वेस्ट जनरेट हुई, HTTP रिक्वेस्ट। इन 20 इमेजेस को ब्राउज़र में लोड करने के लिए 20 HTTP रिक्वेस्ट जनरेट हुई। क्लाइंट ने 20 रिक्वेस्ट जो हैं वो सेंड की सर्वर को, और ये तमाम के तमाम इमेजेस जो हैं ये लोड हो गए। तो ये कोई अच्छी अप्रोच नहीं है। ये अच्छी अप्रोच इसलिए नहीं है कि ये जो इतनी सारी रिक्वेस्ट सेंड हो रही हैं और ये जो डिफरेंट पीसेस हम लोग शो कर रहे हैं, इस पर अच्छा खासा जो है टाइम लगता है। आपकी एप्लीकेशन इतनी ज़्यादा ऑप्टिमाइज नहीं रहती है। तो उसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए जो HTTP रिक्वेस्ट हैं, इनका जो ये नंबर आ रहा है, इसको डाउन करने के लिए, इसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग इमेज स्प्राइट्स का यूज़ करते हैं। तो इमेज स्प्राइट में असल में होता क्या है, ये जिस तरह आपके पास डिफरेंट इमेजेस आ रहे हैं, तो मिसाल के तौर पे आप ये फेसबुक वाला जो इमेज है इसको आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, तो आप असल में करेंगे क्या, इसका आइडिया ये है कि आप एक छोटा सा फ्रेम बनाएंगे उसके साइज़ का। मिसाल के तौर पे ये मैंने फ्रेम बना लिया, ठीक है। तो इस इमेज के ऊपर जितने भी इमेजेस आ रहे हैं, आप वो स्पेसिफिक इमेज जो है उसको उठा के इस फ्रेम के अंदर दिखा देंगे। यानी फॉर एग्जांपल आपका क्लाइंट कहता है कि आप ये जो लिंक्डइन का इमेज है ये दिखा दें, तो आप इमेज को पोजीशन इस तरह से करेंगे कि जो उसका लिंक्डइन वाला पार्ट है इस फ्रेम के सामने आ जाएगा, और बाकी के का जो इसका पोर्शन है, जो गूगल प्लस है या Pinterest है, ये तमाम के तमाम आइकन्स यहाँ पे इस फ्रेम में नज़र इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि कॉमन सेंस की बात है, फ्रेम का साइज़ ही छोटा है, वो एक इमेज के बराबर आ रहा है। तो ये एक छोटी सी टेक्निक है। अब इस टेक्निक से होगा क्या, ये जो एक बड़ी फ़ाइल है ये सारी की सारी, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक HTTP रिक्वेस्ट जनरेट होगी और ये तमाम के तमाम इमेजेस जो हैं वो लोड हो जाएंगे। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है। आप जब भी इस तरह से इमेजेस में काम कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप काम इसी तरह से करें। आगे प्रोसीड करते हैं और मैं आपके सामने छोटी सी एग्जांपल करता हूँ, इसको प्रैक्टिकल में आपको दिखा देता हूँ ताकि चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, और जब आप प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएं तो आप इस टेक्निक को फॉलो करें। मैंने ये इमेज गूगल किया था और मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ। मैंने अभी तक कोई डायरेक्टरी बनाई नहीं है इस प्रोजेक्ट के लिए, तो मैं डायरेक्टरी भी बना लेता हूँ।
उर्दू ट्यूटोरियल। मैं अपने फ़ोल्डर के अंदर आ गया हूँ, वहाँ पे मैंने पब्लिक के नाम से फ़ोल्डर बनाया और मुझे अच्छा लगता है मेरे जितने भी फ़ोल्डर CSS फाइल्स वाले और JS फाइल्स वाले, उसके अलावा इमेजेस वाले, फ़ॉन्ट्स वाले, ये तमाम के तमाम फ़ोल्डर्स मैं पब्लिक के नाम से फ़ोल्डर बनाता हूँ, उसके अंदर रखता हूँ, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब जो इमेजेस वाली फ़ाइल है उसको मैं सेव कर लेता हूँ, किस नाम से? आइकन्स के नाम से। तो इमेजेस वाली जो फ़ाइल है इसको मैंने अपने पास सेव कर लिया। अब मैं अपने टेक्स्ट एडिटर पे चलता हूँ, टेक्स्ट एडिटर पे जाके मैं इस फाइल को सेव करता हूँ और सेव करने के लिए मैं अपनी डायरेक्टरी में जाता हूँ और यहाँ पे जिस लेवल पे पब्लिक वाला फ़ोल्डर पड़ा हुआ है इसी लेवल पे मैं index.html वाली फ़ाइल को सेव कर देता हूँ। दूसरी फ़ाइल बनाता हूँ जो कि CSS की है, क्योंकि CSS इस ट्यूटोरियल के लिए रिक्वायर्ड है, उसको भी सेव कर देता हूँ। उसको मैंने कहाँ पे सेव किया? पब्लिक के अंदर जाके जो CSS के नाम से मैंने फ़ोल्डर बनाया था उसके अंदर सेव किया। चलें, अब यहाँ पे मैं HTML का जो कोड है उसको जनरेट करता हूँ, EML, सॉरी ये मैं CSS फाइल में हूँ इसलिए काम नहीं कर रहा था। HTML टैब और कोड जनरेट हो गया। मेटा 4 सेट, ये कैरेक्टर एनकोडिंग है, आपको लाजमी ये यूज़ करनी चाहिए अपने वेब पेज के लिए। इसकी टेक्निकल डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये एक लार्ज कैरेक्टर सेट को सपोर्ट करती है। CSS इमेज फाइल्स उर्दू, हिंदी लेसन। ओके, तो अब मैंने जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट बनाई है मैं उसको यहाँ पे लिंक अप कर लेता हूँ। पब्लिक के अंदर मेरी फ़ाइल पड़ी है, मेरा फ़ोल्डर है CSS के नाम से। CSS के फ़ोल्डर के अंदर मेरी फ़ाइल है style.css के नाम से। उसके बाद मैं बॉडी में आ जाता हूँ। बॉडी में आके मैं एक div टैग बनाता हूँ, div टैग क्रिएट करता हूँ। क्रिएट करने के बाद इसको मैं एक ID दे देता हूँ और इसको मैं आइकन क्या ID का देता हूँ, आइकन बार के नाम से मैंने इसको ID दे दी। और अब मैंने आइकन्स के लिए जहाँ पे मैंने आइकन्स को लगाना है उनके मैंने फ्रेम्स बनाने हैं, तो फ्रेम्स मैं स्पैन टैग यूज़ करके बना लेता हूँ। स्पैन को मैं क्लास दे रहा हूँ, क्लास देने की वजह ये है कि मैं एक से ज़्यादा स्पैन टैग बना रहा हूँ और मैं सब पे सेम स्टाइल अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो आपको पता है कि जब आप क्लास यूज़ करते हैं, ये जो क्लास सेलेक्टर है बेसिकली इसको यूज़ उस सूरत में किया जाता है अगर आप सेम स्टाइल एक से ज़्यादा एलिमेंट्स पे अप्लाई करना चाह रहे हो। आइकन फ्रेम मैंने इसको क्लास दे दी और इसको मैं 2 3 4 5 6, इसको मैंने 6 दफ़ा पेस्ट कर दिया, राइट। 6 दफ़ा पेस्ट कर लेने के बाद अब मैं यहाँ पे CSS वाली फ़ाइल पे नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ पे CSS के रूल्स नहीं लिखूँगा। उसकी वजह ये है कि मैं इस काम को थोड़ा सा स्पीड अप करना चाहता हूँ और स्पीड अप करने के लिए मोज़िला फायरफॉक्स है, मैं उसके जो डेवलपर टूल्स हैं वो यूज़ करूँगा। सो मैं अपनी HTML फाइल पे जाता हूँ, HTML फाइल पे जाकर राइट क्लिक करता हूँ, ओपन इन ब्राउज़र करता हूँ। ओपन इन ब्राउज़र करके जो इसकी URL आ रही है गूगल क्रोम के अंदर, उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ मोज़िला फायरफॉक्स में। मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो मोज़िला फायरफॉक्स के जो डेवलपर टूल है मैं उनको ओपन कर लेता हूँ। मैंने साइड से मैंने ओपन किया, डेवलपर पे क्लिक किया, डेवलपर पे क्लिक करने के बाद मैंने इंस्पेक्टर पे क्लिक किया। इंस्पेक्टर पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो आप देखिए मेरे पास एक और नई विंडो ओपन हो गई है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास ये इस तरह से ओपन होगी। यहाँ पे आप देखिए मैंने इसका साइज़ अच्छा खासा बढ़ाया हुआ है, आपके पास ये इस तरह से ओपन होगी। तो यहाँ पे आपको स्टाइल एडिटर पे जाना पड़ेगा। देखिए मैं जैसे ही स्टाइल एडिटर पे आया हूँ, जो मैंने स्टाइल शीट बनाई थी वो यहाँ पे शो हो गई है। जो मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा था वो लिखने का मकसद ये था कि मेरी जो स्टाइल शीट है यहाँ पे प्रॉपरली शो हो जाए, और ये देखें सक्सेसफुली शो हो गई है। चलें, मैं काम करता हूँ, ये जो स्टाइल शीट है मैं इसको पॉप आउट कर लेता हूँ, यानी कि यहाँ से निकाल लेता हूँ।
एक एक्स्ट्रा विंडो में ले जाता हूँ। अब जो इसका फॉन्ट साइज़ है वो बढ़ा देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली नज़र आता रहे मैं क्या कर रहा हूँ। ओके, चलें। अब ये जो मैं डेवलपर टूल यूज़ कर रहा हूँ, ये यूज़ करने की वजह ये है कि एज सून एज़ यहाँ पे स्टाइल जब मैं लिखूँगा तो जैसे ही स्टाइल लिखा जाएगा, वो स्टाइल लिखा जाने के फ़ौरन बाद उसका इफेक्ट ऊपर कोड पे आ जाएगा। मुझे ब्राउज़र बार बार रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ। जो बिगिनर्स हैं, जिन लोगों ने अभी ये चीज़ें सीखनी है, बिल्कुल नए हैं अभी वो, मैं उनको कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि वो ये जाते ही ये टूल शुरू कर दें यूज़ करना। ये टूल सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में यूज़ करें अगर आप कोई प्रोजेक्ट वगैरह बना रहे हैं और आपने काम अच्छा खासा सीख लिया हुआ है, तो उस सूरत में ही आपका काम काफ़ी स्पीड अप कर देगा। लेकिन जो लोग अभी सीख रहे हैं उनको मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि वो ये वाला टूल यूज़ करें, अदरवाइज़ उन्हें बुरी आदत पड़ जाएगी। उसके बाद कुछ लोग जो है ड्रीम व्यूअर यूज़ करते हैं। ड्रीम व्यूअर एक अच्छा टेक्स्ट एडिटर नहीं है, उसको मत यूज़ करें, कुछ और उसकी जगह यूज़ कर रहे हैं। मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि कोड जो है मुझे सारे का सारा खुद से लिखना पड़ता है और मुझे अच्छा लगता है जब मैं कोड लिखता हूँ। कोड ज़्यादा से ज़्यादा लिखें खुद से, अच्छा सीखेंगे आप। चलें, खैर सबसे पहले मैं टारगेट करता हूँ जो मेरी आइकन बार है उसको टारगेट करता हूँ। आइकन बार को मैंने टारगेट किया। इसको मैं एक बॉर्डर असाइन कर देता हूँ, 1 पिक्सल सॉलिड। ये मैंने इसको बॉर्डर इसलिए असाइन किया ताकि जो मेरी आइकन बार है वो ब्राउज़र में अपीयर हो जाए। ओके, तो नेक्स्ट अब मैं क्या किसको टारगेट कर रहा हूँ, जो मेरे स्पैन टैग्स हैं, यानी कि जो आइकन फ्रेम्स हैं, इनको मैं टारगेट कर रहा हूँ। तो स्पैन टैग एक इनलाइन एलिमेंट है और इनलाइन एलिमेंट्स जितने भी होते हैं आप उन पे वर्टिकल रूल्स अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो वो वर्टिकल रूल इन पे अप्लाई नहीं होगा। जैसे हाइट हो गई, पैडिंग टॉप हो गया, पैडिंग बॉटम हो गया, इस तरह के तमाम रूल्स जो हैं वो स्पैन पे आप अप्लाई नहीं कर सकते और उसके अलावा दूसरे जो इनलाइन एलिमेंट्स हैं उन पे भी अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आइकन बार। ये साइन जो है ये इमीडिएट चाइल्ड का है। उसके बाद आइकन फ्रेम जो है मैंने उसको टारगेट कर लिया। इस सिंटेक्स का मतलब ये है कि आइकन बार के अंदर आइकन फ्रेम है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। मैंने यहाँ पे लिखा बॉर्डर सॉलिड रेड। लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे अगर आप देखते हैं तो आपको रेड कलर नज़र आना शुरू हो गया है। वो रेड कलर इसलिए नज़र आ रहा है, वो ये बॉर्डर है। असल में स्पैन टैग्स पड़े हुए हैं और ये बॉर्डर है। और स्पैन टैग्स जो हैं उनके अंदर कुछ नहीं है, वो अंदर से खाली हैं, उनके अंदर कोई डाटा नहीं पड़ा हुआ। अगर आप मेरी HTML देखें तो स्पैन टैग खाली है। ओके, अब यहाँ पे मैं हाइट अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, हाइट 100 पिक्सल्स, तो देखें कोई भी इफेक्ट नहीं आया। तो ये चीज़ यहाँ पे साबित होगी कि जितने भी इनलाइन एलिमेंट्स हैं उन पे आप हाइट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जितने भी वर्टिकल रूल्स हैं वो किसी भी वर्टिकल रूल की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओके, तो इनको मैंने साइड बाय साइड रखना है और मैं चाहता हूँ कि इन पे हाइट भी अप्लाई हो जाए। तो उसके लिए मुझे इनको बॉक्स बनाना पड़ेगा। इसको मैंने एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट बनाना पड़ेगा। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट बनाने के लिए और इसको साइड बाय साइड रखने के लिए मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ। सिंपल प्रॉपर्टी है डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। वो देखें उसने छोटे छोटे से इनलाइन बॉक्सेस बना दिए हैं जो कि एक ही लाइन में आ रहा है साइड बाय साइड। तो मैं इजीली इनको हाइट भी दे सकता हूँ और मैं इजीली इनको विड्थ भी दे सकता हूँ। तो हाइट और विड्थ देने से पहले वापस जो इमेज फाइल है उस पर चलते हैं और वहाँ जाके इमेजेस का साइज़ देख लेते हैं, क्योंकि इमेजेस के साइज़ के मुताबिक इमेज फाइल बनानी है। एक्चुअली जो एक्चुअल फाइल है उसका साइज़ इससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ। मैंने इसको रिमूव कर दिया और वो जो फाइल थी मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये वाली फाइल, इसको मैंने यहाँ पे कॉपी किया। कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पीछे बैकग्राउंड कलर यहाँ पे आपको ब्लैक नज़र आ रहा है। एक्चुअली ब्लैक नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट है। अगर आप इसको पेंट में पेस्ट करेंगे तो ये आपको ब्लैक ही नज़र आएगा। ओके, तो यहाँ पे अब मैंने फ्रेम बनाना है। फ्रेम का साइज़ क्या होना चाहिए, मैं इस इमेज को मेजर कर लेता हूँ, इसकी डायमेंशंस में चेक कर लेता हूँ।
जब मैंने इसको मेजर किया तो मेजर करने के बाद मुझे पता चला कि इसकी जो विड्थ है वो 149 पिक्सल है और जो इसकी हाइट है वो भी 149 पिक्सल है। यहाँ पे देखें 151 लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन इसकी जो हाइट है वो प्रॉपर मैं एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर पाया। वो देखिए जो बॉक्स है कि जो मैंने बॉक्स बनाया हुआ है, जो सिलेक्टेड एरिया है उसके अंदर ब्लैक कलर भी आ रहा है क्योंकि उसकी हाइट थोड़ी सी मैं ज़्यादा कर गया हूँ। तो आप इसे कंसिडर कर लें 149 बाय 149 पिक्सल्स। तो इस सेम साइज़ के फ्रेम्स बनाते हैं अब। इस सेम साइज़ के फ्रेम्स बनाने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाइट 149 पिक्सल, विड्थ 149 पिक्सल। आप देख सकते हैं कि जो मैंने इमेजेस डिस्प्ले करने हैं उन इमेजेस के मुताबिक यहाँ पे 6 फ्रेम्स बन गए उनके इमेजेस के। तो वो जो इमेजेस के अंदर जो सेपरेट इमेजेस हैं उनको मैं यहाँ पे इंडिविजुअली शो करवा सकता हूँ। अब मेरा नेक्स्ट काम क्या है, मैं चाहता हूँ कि जो ये ऊपर बार आ रही है इस बार की मैं विड्थ कम कर दूँ और इमेजेस को पेज के सेंटर में ले आऊँ। 400 पिक्सल्स कम है, इसको मैं 6 करता हूँ, 7 8 9 1000 एक्चुअली 1000 नहीं 980 70 60 55 आई गेस ठीक रहेगा, 55 और 54 53 52 देखें बिल्कुल एक्यूरेट हो गया। और अब जो इमेजेस हैं जो ऊपर बॉक्सेस बनाए हैं उनको मैं पेज के सेंटर में लेके आ रहा हूँ। तो उसके लिए जो आइकन बार है, जो मेरा कंटेनर है, मैं उसको टारगेट कर रहा हूँ और मैं लिख रहा हूँ मार्जिन 100 पिक्सल्स टॉप एंड बॉटम से एंड ऑटो फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। तो लेफ्ट एंड राइट साइड से जैसे मैंने लेफ्ट साइड और राइट साइड के लिए जैसे मैंने यहाँ पे ऑटो यूज़ किया तो इमेज ऑटोमेटिकली पेज के सेंटर में आ गया। बॉर्डर मैंने रिमूव कर दिया। बॉर्डर रिमूव करने के बाद अब अपना मेन काम करते हैं। जो मेन काम है वो क्या है, इमेजेस को डिस्प्ले करवाना है असल में। तो इमेजेस को डिस्प्ले करवाने के लिए मैं यहाँ पे काम करता हूँ। जो आइकन फ्रेम वाला पोर्शन है मैं यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज लगा देता हूँ। बैकग्राउंड इमेज लगाने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो मैंने स्पेसिफिक इमेज जो है उनको स्पेसिफिक बॉक्स के अंदर डिस्प्ले करवाना है। बैकग्राउंड इमेज, यहाँ पे इमेज की यूआरएल मुझे देना होगी। अब ये जो यूआरएल वाला एरिया है यहाँ पे लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, ये यूआरएल्स उनकी समझ से बाहर होती हैं। तो मैं वो भी एक छोटी सी चीज़ आपको बता दूँ, उसको मैं क्लियर करता चलता हूँ। ये चीज़ कैसे क्लियर होगी, इसको एक कॉमन सेंस की बात है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं ये CSS फाइल खोल के बैठा हूँ तो इस वक्त मैं कौन से फोल्डर के अंदर हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं इस टाइम CSS वाले फोल्डर के अंदर हूँ। मैं आपको डायरेक्टरी दिखाता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। ये देखें, अगर मैं पहले डायरेक्टरीज जो है उसको नोट करें, पब्लिक के बाद CSS के बाद ये style.css और style.css कौन से वाली, ये जो मेरे सामने ओपन है। मैंने यहाँ पे इमेज लगाना है style.css पे, ठीक है। और इमेज कहाँ पे पड़ा हुआ है, इमेज को स्टाइल शीट पे लाने के लिए आप इसे ऐसे कंसिडर कर लें, इमेज को स्टाइल शीट पे लाने के लिए मुझे कौन सा पाथ फॉलो करना पड़ेगा। वो पाथ क्या फॉलो करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले CSS वाले फोल्डर से बाहर जाना पड़ेगा, उसके बाद मुझे इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा। मतलब इन जनरल अगर मैं आपको कहता हूँ कि ये आप स्टाइल शीट वाले फोल्डर के अंदर हैं और मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे इमेज वाले फोल्डर में ले जाएं, तो आप क्या काम करेंगे, आप ऑफ कोर्स यहाँ से बाहर जाएंगे, CSS फोल्डर से बाहर जाएंगे और आप इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर चले जाएंगे। तो ये चीज़ कोड में लिख के दिखानी है मैंने आपको। तो वो कैसे लिखी जा सकती है, सिंपल है। डॉट का मतलब होता है करंट डायरेक्टरी, डबल डॉट का मतलब होता है प्रीवियस डायरेक्टरी। तो ये जो मैंने डबल डॉट और फॉरवर्ड स्लैश लगाया है
इसका मतलब ये है कि मैं इस वक्त पिछली डायरेक्टरी में आ चुका हूँ। तो पिछली डायरेक्टरी कौन सी थी? पब्लिक। इस वक्त जो पब्लिक के नाम से डायरेक्टरी है मैं उसके अंदर मौजूद हूँ, ये वाली डायरेक्टरी पब्लिक। अब यहाँ से मैं इमेजेस के अंदर जा सकता हूँ इजीली। अब मैंने इमेजेस के अंदर जाना है और आइकन्स के नाम से फाइल है उसको डिस्प्ले करवाना है, इमेजेस icons.png। यहाँ पे आप देखें मैंने जैसे ही जो इमेजेस हैं, इमेज की जो फाइल है, जो आइकन फाइल है, उसको मैंने जैसे ही मैंने यहाँ पे जैसे ही पाथ दिया, उसकी यूआरएल दी, तो ऊपर इमेजेस बॉक्सेस के अंदर नज़र आना शुरू हो गए। प्रॉपर्ली तो नज़र नहीं आ रहा है लेकिन उनका कुछ एरिया नज़र आ रहा है। अब उसको ठीक कर लेते हैं। सबसे पहले जो इमेज ऑटोमेटिकली रिपीट हो जाता है अगर आप बैकग्राउंड इमेज CSS के थ्रू लगाते हैं, उसको मैं पहले रिमूव करता हूँ। उसके लिए ये प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। अब इमेजेस रिपीट नहीं हो रहा है। उसके बाद अब मैं अगला काम करता हूँ। अब जो हमारे पास इमेजेस अवेलेबल हैं उसमें फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, गूगल प्लस है, यूट्यूब है, पिंटरेस्ट है। तो मैं कहता हूँ सबसे पहले मैंने फेसबुक लगाना है, फिर ट्विटर लगाना है, फिर यूट्यूब लगाना है, फिर गूगल प्लस लगाना है, फिर लिंक्डइन लगाना है। कोई भी सीक्वेंस आप फॉलो कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। उसके लिए मैं क्या काम करूँगा, यहाँ पे जितने भी बॉक्सेस हैं जो कि आइकन फ्रेम्स हैं उनको मैं इंडिविजुअली आईडीज़ भी असाइन कर दूँगा। आईडीज़ असाइन करने का मकसद ये है कि जो मैं इमेजेस लगाना चाह रहा हूँ वो स्पेसिफिक जगह पे पड़े हुए हैं, तो मुझे स्पेसिफिक स्टाइल शीट लिखना पड़ेगी, उसके लिए स्टाइलिंग रूल्स लिखना पड़ेंगे। ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ट्विटर, उसके बाद ID फेसबुक, उसके बाद ID यूट्यूब। यहाँ पे एक और काम करते हैं। अगर आप देखें इमेज फाइल्स को देखते हैं तो उस पर दो तरह के इमेजेस आ रहे हैं, कुछ सर्कल्स में और कुछ जो हैं वो स्क्वायर बॉक्सेस बने हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो स्क्वायर बॉक्सेस हैं वो और उसके साथ साथ जो सर्कल बने हुए हैं ये भी डिस्प्ले हो जाए। तो जो 3 स्पैन टैग्स हैं इनको मैं स्क्वायर बॉक्सेस ही रहने देता हूँ, जो बाकी के लास्ट 3 स्पैन टैग्स हैं इनको मैं सर्कल बना देता हूँ। तो उसके लिए मैं सर्कल की क्लास असाइन कर देता हूँ, सर्कल सर्कल एंड सर्कल। सर्कल की क्लास असाइन करने के बाद एक और काम करता हूँ। वो काम क्या है, मैं देख लेता हूँ कि इसके अलावा कौन कौन से आइकन्स अवेलेबल हैं जिनको मैं डिस्प्ले करवा सकता हूँ। लिंक्डइन है, गूगल प्लस है और पिंटरेस्ट है। ID छोटा कर देता हूँ, ID गूगल टी पिंटरेस्ट, या सिर्फ P लिख देता हूँ, वो काफ़ी रहेगा। मैंने फॉन्ट साइज बड़ा किया हुआ है और मैं जैसे ही टेक्स्ट यहाँ पे ज़्यादा लिखता हूँ तो वो टेक्स्ट अगली लाइन पे चला जाता है, तो क्लियरली नज़र नहीं आता। फिर चलें खैर पीछे अपने पेज पे वापस आते हैं। बार बार स्टाइल शीट सेव करते रहें। देखिए मैं पेज को रिफ्रेश करने लगा हूँ, रिफ्रेश किया और चेंजेस सक्सेसफुली अप्लाइड हैं, कोई मसला नहीं हुआ। अब यहाँ पे नीचे जाने से पहले मैं एक छोटा सा और काम कर देता हूँ। आइकन बार का इमीडिएट चाइल्ड सर्कल। अब जो सर्कल्स हैं उनको मैं प्रॉपर सर्कल बना देता हूँ। बॉर्डर रेडियस जो ऊपर मैंने हाइट और विड्थ दी हुई है वो मैं सेम दे देता हूँ, 149 पिक्सल्स। तो देखें परफेक्ट सर्कल्स बन गए।
ठीक हो गया। अब नेक्स्ट काम करते हैं। नेक्स्ट काम क्या है, अब मैं चाहता हूँ कि जो ट्विटर का इमेज है, जो स्क्वायर बॉक्स है, उसको मैं डिस्प्ले करवा दूँ। अब मैं ट्विटर को टारगेट करूँगा, ट्विटर, और यहाँ पे लिखूँगा बैकग्राउंड। यहाँ पे देखें जो इमेजेस हैं उसकी सिर्फ जितने भी इमेजेस हैं उनकी सिर्फ और सिर्फ जो पोजीशनिंग है वो हमें चेंज करना होगी। पोजीशनिंग को मैनिपुलेट करना होगा एक स्पेसिफिक इमेज यहाँ पे शो करने के लिए। तो वहाँ तक जाने के लिए मैं एक छोटा सा और काम कर लूँ। वापस चलते हैं इस इमेज पे। मैं ये देखना चाहता हूँ कि मुझे ट्विटर का जो इमेज है इसको शो करवाने के लिए लेफ़्ट से राइट साइड की तरफ कितना ट्रैवल करना पड़ेगा। मतलब मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ पे आकर रुक जाना है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर देखें ट्विटर का इमेज आ जाता है, और ऊपर से मुझे इतना नीचे आना पड़ेगा। ठीक हो गया। इतना इस नीचे इसलिए आना पड़ेगा क्योंकि एक्स्ट्रा साइड पे ब्लैक कलर का बॉर्डर आ रहा है, तो मुझे बॉर्डर रिक्वायर्ड नहीं है। मैं चाहता हूँ कि एक्यूरेटली जो मेरा इमेज है ये प्रॉपर उस बॉक्स के अंदर, वो जो फ्रेम बनाया है उसमें डिस्प्ले हो। मुझे ये जो ब्लैक कलर का बैकग्राउंड है ये नहीं चाहिए। तो मुझे कुछ मेजरमेंट्स यहाँ पे रिमेंबर करना होगी। मैं यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करता हूँ तो कितना बनता है ये 21 पिक्सल। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करता हूँ 96 पिक्सल्स। 21 पिक्सल्स प्लस 96 पिक्सल्स आई गेस, प्लस ये जो इमेज की अपनी विड्थ है, और ऊपर से नीचे कितना आना है वो बनता है 43 पिक्सल्स। ओके, तो सबसे पहले मैं ट्राई करता हूँ कि यहाँ पे फेसबुक का इमेज शो हो जाए। तो फेसबुक का इमेज शो करवाने के लिए मुझे 96 पिक्सल्स लेफ़्ट से राइट की तरफ जाना पड़ेगा, यानी कि इमेज को लेफ़्ट साइड पे मूव करना पड़ेगा। अगर मैं इमेज को माइनस में देता हूँ मार्जिन, तो इमेज इस तरह से लेफ़्ट साइड पे मूव करेगा। पहले ये लेफ़्ट वाला मार्जिन उड़ेगा, फिर माइनस में जब मैं ऊपर से मार्जिन दूंगा तो ये इमेज ऊपर को भी चला जाएगा, और इस तरह से फेसबुक डिस्प्ले हो जाएगा। फेसबुक डिस्प्ले होगा तो उसके साथ ही मैं ट्विटर को डिस्प्ले करवा सकूँगा। तो जो मैंने मेजरमेंट्स की थी वो क्या बन रही थी, उसके लिए मैं कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ। 96 प्लस 18,114, ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है। मतलब वाई कोऑर्डिनेट का मतलब है टॉप बॉटम, एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब है लेफ्ट एंड राइट। ओके, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या वैल्यू आई थी 114 माइनस 144 पिक्सल्स, और टॉप से मैंने कितना नीचे आना है। टॉप से नीचे आने के लिए मैं लिखता हूँ माइनस 48 पिक्सल्स। एक्चुअली ये मैं ज़्यादा कर गया हूँ, (45) 44 43 43 परफेक्ट है। टॉप से नीचे आने के लिए 43 जो है वो परफेक्ट है। 44 392। ये देखें फेसबुक का जो इमेज है सक्सेसफुली सामने आ गया है, लेकिन मुझे फेसबुक का इमेज नहीं चाहिए, मुझे ट्विटर का चाहिए। तो ट्विटर के लिए मैं यहाँ पे बड़ी वैल्यू देता हूँ 200, और इसको आई गेस 60 कर दो तो ठीक हो जाएगा। 60 नहीं 59। देखें मैं जैसे ही इमेज को पोजीशन किया, यानी कि इमेज को मैं लेफ़्ट साइड की तरफ लेके गया, माइनस 259 पिक्सल्स, इमेज इस फ्रेम के अंदर दिखाई दे गया। ये आइडिया है असल में इसका।
मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। आगे चलते हैं, आगे कुछ और इमेजेस लगाता हूँ तो चीज़ें कुछ ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। फेसबुक, यहाँ पे मैं फेसबुक को लगाऊंगा। फेसबुक के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, पिछले इमेज पे जो कि ट्विटर से पहले आ रहा है। तो पिछले वाले इमेज पे वापस जाने के लिए मुझे कितनी कितना डिस्टेंस माइनस करना पड़ेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये माइनस करना पड़ेगा। कितना बनता है 169, 169 मुझे माइनस करना पड़ेगा। जब मैं 169 माइनस करूँगा 259 में से, 9 माइनस 169, ये बन जाएगा 90 पिक्सल्स। ठीक है, सक्सेसफुली जो फेसबुक का इमेज है वो भी सामने आपको नज़र आ गया। तो फेसबुक के बाद किसकी बारी है, नेक्स्ट बारी है यूट्यूब की। हमने यूट्यूब को डिस्प्ले करवाना है, तो यूट्यूब को डिस्प्ले करवाने के लिए मैं फिर से वही काम करूँगा। ये तमाम काम कैलकुलेशंस का है। आप कैलकुलेशंस की बेस पे स्पेसिफिक एरिया जो इमेज का है उसको इस फ्रेम के सामने कैसे लाते हैं। यूट्यूब, अब यूट्यूब जो है उसके लिए यूट्यूब वाला आइकन डिस्प्ले करवाना है। अब यूट्यूब वाला केस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कैसे है, ऊपर से नीचे आना पड़ेगा। कितना, ये जो मैंने डिस्टेंस काउंट किया है 195 पिक्सल्स, 195 पिक्सल्स ऊपर से नीचे आना है। और लेफ़्ट से राइट साइड, इमेज को लेफ़्ट साइड को कितना ले जाना है, 429 पिक्सल्स, 429 और 199। 429 एंड 199। तो ये देखें यूट्यूब का इमेज आ गया। टू 10, 11, 12, 13, सक्सेसफुली जो यूट्यूब का इमेज आप देख सकते हैं कि सक्सेसफुली डिस्प्ले हो गया। अब वहाँ तक, यहाँ तक तो काम हो गया। अब आगे जो थोड़ा सा ये जो थोड़े जो सर्कल वाले इमेजेस हैं अब इनको देख लेते हैं। फाइल को कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। पेस्ट कर देने के बाद मैं देखता हूँ नेक्स्ट किसकी टर्न आ रही है। नेक्स्ट टर्न आ रही है लिंक्डइन की। अब जो लिंक्डइन है उसके लिए मैं यहाँ पे पहले उसकी आईडी लिखता हूँ ताकि जो एलिमेंट है वो टारगेट हो जाए। तो लिंक्डइन जो है वो जैसे ही टारगेट हुआ, टारगेट हो जाने के साथ ही यहाँ पे आपको इमेज नज़र आ गया। लेकिन हमने कहाँ जाना है, लिंक्डइन पे। तो लिंक्डइन पे जाने के लिए मैं वापस आऊँगा और यहाँ पे मुझे फिर से कैलकुलेशन करना पड़ेगी। मतलब यहाँ से मुझे नीचे आना पड़ेगा और ये कितना बन जाता है 426 पिक्सल्स। यानी कि टॉप से नीचे आने के लिए मुझे 426 पिक्सल्स नीचे आना होगा। 426 पिक्सल्स, ये देखें। फोर 36 पिक्सल्स, 446 पिक्सल्स, 440 पिक्सल्स। सॉरी, देखें सक्सेसफुली जो लिंक्डइन है उसका आइकन भी आ गया। और हमारी सिर्फ एक इमेज फाइल है जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं और उसी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट पोर्शंस हैं, उनको फ्रेम्स के सामने दिखा रहे हैं। लिंक्डइन के बाद किसका नंबर आता है, गूगल का। मैं यहाँ पे लिखता हूँ गूगल। अब देखते हैं गूगल कहाँ पे अवेलेबल है इमेजेस में। गूगल इसके साथ वाला इमेज है असल में। अभी मैं यहाँ पे हूँ, इसमें मैंने और कितना डिस्टेंस ऐड करना है तो मैं गूगल तक आऊँगा। ये बनता है 170 पिक्सल्स। यानी कि 170 पिक्सल्स किस में ऐड करना है, 426 में।
170 पिक्सल्स प्लस 426 माइनस 596। ये देखें गूगल आ गया। एक्यूरेटली जो गूगल है वो भी डिस्प्ले हो गया। तो गूगल के बाद किसकी बारी आती है? गूगल के बाद बारी आती है Pinterest की। जो Pinterest है अब उसको टारगेट कर लेते हैं। और उसको देख लेते हैं वो इमेज कहाँ पे अवेलेबल है। गूगल के बाद आता है वो, यानी कि 170 पिक्सल जो मैंने पीछे कैलकुलेट किए थे वो मुझे गूगल वाली पोजीशन पे ऐड करना पड़ेंगे एक्स कोऑर्डिनेट पे, इसके अंदर 426 पे। सेकेंड, इसमें 593 में मुझे 170 पिक्सल्स और ऐड करना पड़ेंगे, प्लस 170 पिक्सल्स 766 पिक्सल्स। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 766 पिक्सल्स। और देखें सक्सेसफुली जितने भी इमेजेस हैं वो यहाँ पे शो हो गए हैं। अब जो इमेज का बॉर्डर आ रहा है मैं बॉर्डर रिमूव कर देता हूँ और देख लें। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो है लेकिन इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। तो ये बेस्ट टेक्निक है, आप जब भी वेबसाइट बनाते हैं आप इस टेक्निक को फॉलो करें और आप काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड एप्लीकेशंस बनाना शुरू कर देंगे। एप्लीकेशंस आप दोनों तरीक़ों से बना सकते हैं। आप बुरी अप्रोच भी यूज़ कर सकते हैं, आप अच्छी अप्रोच भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपने कोई बुरी अप्रोच यूज़ कर ली, थोड़ा सा टाइम गुजरा, जैसे जैसे डाटा उस वेबसाइट पे ज़्यादा आया और वो चीज़ें प्रॉब्लम करने लग गई, कोई ऐसा सिनेरियो आ सकता है। लेकिन हमारा टारगेट ये है कि हम लोगों ने जब भी कोई एप्लीकेशन बनानी है तो बीइंग अ प्रोफेशनल बनानी है। तो प्रोफेशनल हमेशा जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं वो उनको फॉलो करता है। तो हमने हमेशा बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेके ही चलना है। तो आई होप आज आप इस ट्यूटोरियल को लाइक करेंगे और मुझे रिव्यूज़ देते रहें। उसके बाद आपको जितने भी ट्यूटोरियल्स रिक्वायर्ड हैं, जिस तरह के रिक्वायर्ड हैं, मुझे वो भी बताते रहें। जो मेरा टाइम है उसको मैं देखता रहूँगा, मुझे जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं वीडियो ट्यूटोरियल्स बनाता रहूँगा। और आई होप कि ये ट्यूटोरियल आपके किसी काम आया। ओके देन, नेक्स्ट मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।